जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। हम पिछले क्लासेस में लोकसभा, पहले पिछले क्लासेस में संसद, संसद के बाद पढ़ाए थे लोकसभा, लोकसभा के बाद लोकसभा अध्यक्ष को पढ़ाए थे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी संसद के दूसरे अंग को, जिसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। इसका नाम राज्यसभा इसलिए रखा गया क्योंकि ये राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें जो सदस्य चुनकर आते हैं ना, वो राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। विधानसभा के सदस्य जिन्हें चुन करके भेजते हैं, वो लोग यहाँ मतदान करते हैं। इसे उच्च सदन कहा जाता है क्योंकि इस यहाँ जो भी सदस्य आते हैं ना, उन सदस्यों को कोई मामूली या छोटा मोटा व्यक्ति नहीं चुनता है। उन सदस्यों को डायरेक्टली विधानसभा के सदस्य यानी विधायक लोग चुनते हैं। तो विधायक लोग तो छोटे हैं नहीं, विधायक लोग बहुत बड़े हैं ना जी, आम जनता की तरह थोड़े हैं विधायक लोग। अरे ऐसे संवैधानिक दृष्टि से बड़े हो या ना हो, ऐसे देखा जाए तो वो स्कॉर्पियो से चलते हैं, 4-5 गाड़ियां चलती है, तो वो लोग बड़े हैं, उच्च है, इसलिए इसका नाम उच्च सदन रखा गया, क्योंकि उच्च लोग वोट देते हैं, बड़े लोग वोट देते हैं। इसका नाम द्वितीय सदन भी रखा गया। अगर हम संसद के क्लास को आप देखेंगे तो संसद के क्लास में हम पढ़ाए हैं कि लोकसभा को प्रथम सदन माने लोकसभा पहले आती है और राज्यसभा को बाद में लिखा जाता है, इसलिए इसे इसका नाम द्वितीय सदन भी रखा गया। अस्थाई सदन इसका नाम रखा गया क्योंकि राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्य 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर रिटायर्ड होते हैं, माने 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर जाते हैं और हर 2 वर्ष पर फिर पुनः नए सदस्य आ जाते हैं, इसलिए इसके सदस्य खत्म नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर गए और पुनः उनके स्थान पर नए सदस्य 1/3 नए सदस्य आ गए। तो इस तरह से हमेशा 1/3 सदस्य 2-2 वर्ष पर जाते रहते हैं और 2-2 वर्ष पर आते रहते हैं, और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, इसलिए इसके अस्थाई सदन कहते हैं। अस्थाई सदन कहने का मतलब ही है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा लगातार चलती रहती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के ये कई नाम हैं, जैसे कि आप देखें, राज्यसभा नाम है, उच्च सदन नाम है, अस्थाई सदन नाम है, अस्थाई सदन भी नाम है राज्यसभा का। और बात करें तो इसका एक और नाम था राज्यसभा का, राज्य परिषद भी कहा जाता था। राज्यसभा का चौथा नाम था राज्य परिषद, लेकिन राज्य परिषद अभी नहीं कहा जाता है। राज्य परिषद जो है पहले कहा जाता था। कब? 1954 से पहले। 1954 से पहले राज्यसभा को राज्य परिषद भी कहा जाता था। ये राज्यसभा, राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। हम उपराष्ट्रपति पढ़ा चुके हैं, उपराष्ट्रपति के कार्य, उपराष्ट्रपति के अधिकार सभी पढ़ा चुके हैं। तो राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। पदेन का मतलब क्या होता है? पद से ही जो पद से ही सभापति बन जाए। तो जो ही भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना, वही अपने पद के अकॉर्डिंग, अपने पद के अनुसार राज्यसभा का सभापति हो जाता है। यानी राज्यसभा सभापति का चुनाव नहीं करती है। राज्यसभा जो है वो सभापति का चुनाव नहीं करती है, बल्कि सभापति वही व्यक्ति बन जाता है, जो व्यक्ति वही व्यक्ति सभापति के रूप में बन जाता है जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। जो ही उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति बन जाएगा। कहने का मतलब कि सभापति का चुनाव राज्यसभा नहीं करती है। हाँ, उप सभापति का चुनाव राज्यसभा करती है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उप सभापति चुनती है। अब प्रश्न उठता है कि उप सभापति का क्यों चुनाव करती है? तो राज्यसभा जो है उप सभापति का चुनाव इसलिए करती है क्योंकि हो सकता है कि कभी सभापति बिजी हो, सभापति का अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सके, या फिर सभापति यानी उपराष्ट्रपति का पद ही खाली हो जाए। किसी कारणवश अगर उपराष्ट्रपति सभापति के, राज्यसभा के सभापति के कार्यों को नहीं करते हैं, तो उस परिस्थिति में उप सभापति उनके कार्यों का संचालन करते हैं। इसलिए राज्यसभा पहले से अपने सदस्यों में से
एक उप सभापति को चुन करके रखी होती है। तो आप समझे कि राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। जो ही राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उप सभापति के रूप में चुन देती है। आगे देखेंगे अब प्रश्न उठता है कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें होती है। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें होती है, तो बात करें तो कुल राज्यसभा में कुल सीटें 250 है। कितनी सीटें हैं? 250 है। राज्यसभा में कुल सीटें 250 है। ठीक है, अब 250 आते कहां से हैं? तो 250 जो आते हैं, 250 में से 238 जो है वो चुनाव जीत कर आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या चुनाव प्रत्यक्ष होता है? तो जी बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को अपने राज्य के विधान परिषद के सदस्य यानी विधायक लोग चुनते हैं। तो मान लीजिए जनता चुनी विधायक लोगों को, और विधायक लोग आकर के चुने राज्यसभा के सदस्यों को। जनता चुनी किन है? विधायक को, और वो विधायक लोग आकर के राज्यसभा के सदस्यों को चुने, तो अप्रत्यक्ष न चुनाव हुआ जी। अप्रत्यक्ष का मतलब समझे, जनता अगर सीधे इन लोगों को चुनती तो प्रत्यक्ष होता है। जैसे लोकसभा के सदस्यों को जनता सीधे चुनती है तो वो तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को जनता सीधे नहीं चुनती है। जनता के चुने हुए विधायक अपनी वोट दे करके, जनता के चुने हुए विधायक लोग राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विभिन्न राज्य से, भारत में कितने राज्य हैं? 28। तो उन 28 राज्य से कितने सदस्य चुन करके राज्यसभा में आते हैं? तो उन 28 राज्य में से कुल 238 राज्यसभा में चुन कर आते हैं। सभी राज्य मिलकर के 238 सदस्य को राज्यसभा में चुन करके भेजता है। यानी भारत में जितने भी विधानसभा है, सभी विधानसभा के सदस्य यानी विधायक लोग 238 को राज्यसभा के संसद को, एमएलसी को चुन करके यहाँ भेजते हैं। तो 238 चुनाव जीत कर आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। राज्यसभा में 238 चुनाव जीत कर आए और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, तो कुल कितना हो गए? 250। अब राष्ट्रपति मनोनीत कैसे करेंगे? अपने इच्छा से? हाँ, अपने ही इच्छा से करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। ये नहीं कि जिसी को मन कर या उसी को मनोनीत कर दिए ना, कुछ क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मनोनीत करते हैं। कहां से मनोनीत करते हैं? वो व्यक्ति जो साहित्य से आता हो, साहित्य मतलब पूछते होंगे लिटरेचर, साहित्य यानी लिटरेचर, तो जो व्यक्ति साहित्य से आता हो उस व्यक्ति को मनोनीत करेंगे। कला से आता हो, विज्ञान से आता हो, समाज सेवा से आता हो, कला से, विज्ञान से और समाज सेवा से जो व्यक्ति बिलोंग करता हो, जो व्यक्ति आता हो, उन्हीं लोगों में से 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो राज्य में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? अभी 250 हो सकती है। 250 में से कितने राज्य से आएंगे? 238। कितने मनोनीत राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करेंगे? 12। कहां से मनोनीत करेंगे? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि 250 तो संविधान में क्राइटेरिया रखा गया है कि अधिकतम 250 सदस्य होंगे, लेकिन क्या राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं? नहीं, 250 सदस्य नहीं होते। टोटल 245 सदस्य चुन कर आते हैं। अब प्रश्न उठता है 245 में से कितने राज्य से चुन कर आते हैं? तो 233 233 सदस्य राज्य से चुन कर आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। तो कितने हो गए? 233 राज्य से चुन करके आए, 200 निर्वाचित होकर के आए यानी राज्य से चुन करके आए, 12 को राष्ट्रपति का किए, मनोनीत कर दिए। तो टोटल 245 सदस्य राज्यसभा में आते हैं। अब प्रश्न आपके दिल में उठ रहा होगा, तो फिर केंद्र शासित प्रदेश कहां गया? तो केंद्र शासित प्रदेश से 8 सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश से 8 सदस्य आते हैं।
8 सदस्य, जैसे कि सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर से आते हैं। जम्मू कश्मीर से कितने सदस्य आते हैं? 4। दिल्ली से कितने आते हैं? 3। अब पुडुचेरी से 1, तो टोटल हो गए 8। जम्मू कश्मीर से 4, दिल्ली से 3, अब पुडुचेरी से 1। यही 3 केंद्र शासित प्रदेश से सदस्य आते हैं। तो 8 सदस्य आ जाते हैं कहां से? केंद्र शासित प्रदेश से। तो बातें याद हो गई, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा में? 250। 250 में से 238 राज्य से चुनकर आएंगे और 12 मनोनीत किए जाएंगे, ऐसा संविधान में लिखा गया है। लेकिन 250 नहीं चुनकर अधिकतम है, अधिकतम लिखा गया है, तो उतना नहीं चुनकर आते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य चुनकर आते हैं। 245 में से 233 निर्वाचित होकर आते हैं, 12 मनोनीत होकर आते हैं, और ई हो जाते हैं 245। और 8 गो जो है, 8 सदस्य जो है यूटी यानी संघ शासित क्षेत्र से, केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं 8। तो 8 में से जम्मू कश्मीर से आ जाते हैं 4, दिल्ली से आ जाते हैं 3, पुडुचेरी से 1 आ जाते हैं। याद हो गई। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 250। 250 में से 238 मनोनीत चुनाव जीत कर आएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से विधायकों द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे 238, और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, तो टोटल 250 हो गई। तो अधिकतम की बात हो गई। लेकिन अब वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? 245। 245 में से राज्य से चुनकर आ गए कितने? 233, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर दिए 245। अब यूटीआई मतलब कहने का मतलब कि संघ शासित क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश से टोटल 8 आते हैं। टोटल 8 आते हैं, तो जिसमें से जम्मू कश्मीर से 4, दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1। ये 3 ही केंद्र शासित प्रदेश से, ये भी याद रखिएगा कि 3 ही केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में सदस्य आते हैं, और इतने लोगों को मिलाकर के राज्यसभा बनती है। और इसमें से अपने में से एक उप सभापति का चुनाव करते हैं, सभापति तो पदेन सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं। हम पीछे बताइए। आगे देखेंगे 84वें संविधान संशोधन में यह निश्चित कर दिया गया कि 2026 तक ये सीटें अपरिवर्तित रहेगी। माने हम जो सीटें बताए, अभी जस्ट पहले बताए ना जी, कितने सदस्य अधिकतम रह सकते हैं? 250। तो ये कब तक नहीं बदला जाएगा? 2026 तक। 84वां संविधान संशोधन पास हुआ, पारित हुआ 2001 में, उसे लागू किया गया 2002 में। यहाँ 2001-2 लिखे हैं, समझ लीजिएगा। तो 84वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें जो विधेयक पारित हुआ वो 2001 में पास हो गया और 2002 में लागू कर दिया गया। और उस विधेयक के अनुसार 2026 तक सीटें नहीं बदलेगी। 2026 में परिसीमन आयोग बनेगा, और परिसीमन आयोग निश्चित करेगा कि कितनी सदस्य रहेंगे। कहने का मतलब कि राज्यसभा में 2026 में परिसीमन आयोग के द्वारा बढ़ाया जाएगा, घटाने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ा है ना जी, तो बढ़ाया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि 2026 में जो परिसीमन आयोग का गठन किया जाने वाला है, जब केंद्र सरकार करे, वो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो 2026 में जो परिसीमन आयोग का गठन होगा, वो परिसीमन आयोग कब की जनगणना के अनुसार अपना परिसीमन करेगी, यानी सीटें निश्चित करेगी? 1971 के जनगणना के अनुसार। ये भी लिख दिया गया है कि 1971 का जनगणना उठाएगी, और 1971 के अनुसार परिसीमन करने का काम करेगी। तो अब देखिए, जब परिसीमन होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एक अनुमान लगाकर, क्योंकि आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, सरकार भी नहीं जानती है, कोई नहीं जानता है कि राज्यसभा में जब परिसीमन आयोग का गठन होगा, नया परिसीमन होगा, नए सीमांकन होगा, तो कितने सदस्य राज्यसभा में रहेंगे? कोई नहीं जानता है। काहे कोई नहीं जानता है? कि अभी पारित ही नहीं हुआ है। जब परिसीमन होगा, परिसीमन आयोग के द्वारा पता लगाएगा जनसंख्या का, और सीमांकन किया जाएगा, और सीमांकन करने के बाद ओरिजिनल अर्थ में पता लगेगा कि कितने सदस्य होंगे। आप कमेंट बॉक्स में एक अंदाज के अनुसार बताइएगा कि इतने हो सकते हैं। देखा जाए कि इनकी बातें सत्य होती है जब परिसीमन होगा। तो राज्यसभा का प्रश्न उठता है कि राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, 233 चुनाव जीत कर आते हैं ना,
कितने आ सकते हैं? अधिकतम 238, लेकिन 233 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वो निर्वाचित होकर आते हैं तो किस पद्धति द्वारा? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुनाव जीत कराते हैं। वही लोकसभा के सदस्य फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा जीत कराते हैं, लेकिन ये लोग जीत कराते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा जीत कराते हैं। इसका कहने का मतलब कि अनुपात के अनुसार किस राज्य में कितनी जनसंख्या है उसी के अनुपात में राज्यसभा में वो सीटें भेजेगा, राज्यसभा में एमपी चुनकर भेजेगा। ये कहने का मतलब किस राज्य में कितनी सीटें हैं, कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुपात में, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है तो जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में वो राज्य सीटें भेजेगा, माने संसदों को चुन करके भेजेगा। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब कि राज्यसभा में जो जनसंख्या है ना, उस जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सदस्य चुन करके आएंगे। अब कौन चुनकर भेजता है? अभी जस्ट हम बताए विधानसभा के सदस्य, सभी राज्य के विधानसभा के सदस्य चुनकर भेजते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अभी बताए हम कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होता है। माने जितना ही अधिक जनसंख्या उतना ही ज्यादा सदस्य, जितनी अधिक भागीदारी उतनी अधिक हिस्सेदारी। जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक जनसंख्या है, तो सबसे अधिक सीटें, सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिनियम, एक और इसको याद रखिएगा, अधिनियम 1951 में एक कानून है, 1951 अधिनियम है, तो अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया और संशोधन करके निश्चित कर दिया गया, यह व्यवस्था कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। 1951 के अधिनियम में संशोधन किया गया। 1951 में जो अधिनियम बना था ना, 1951 के अधिनियम था इसी राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित। तो 1951 के अधिनियम के अनुसार यह में संशोधन करके यह निश्चित कर दिया गया, 1951 के अधिनियम में संशोधन करके यह निश्चित कर दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य से चुनाव लड़ना चाहता है तो वो कहीं क्या हो चुनाव लड़ सकता है। कहीं का मतलब कि भारत के बाहरी का ना, भारत के अंदर का किसी भी संसदीय क्षेत्र कहो और भारत का नागरिक हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की उसके अंदर योग्यता हो तो वो चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी संसदीय क्षेत्र से आता हो, भारत का नागरिक हो तो और योग्यता रखता हो तो वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब प्रश्न उठता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए? तो बता दें कि सबसे पहली योग्यता राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, पहला हो कि भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। अगर 30 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति, कोई युवा अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहे तो नहीं बनेगा। तो कम से कम उसकी आयु 30 वर्ष हो। लोकसभा के लिए 25 वर्ष रखी जाती है, पंचायती चुनाव के लिए 21 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष, तो वह भारत का नागरिक हो, कम से कम उसकी उम्र 30 वर्ष हो और किसी लाभ के पद पर न हो, पागल और दिवालिया न हो। दिवालिया का मतलब पैसा चुरा के, देश के पैसा चुरा कर विदेश भागने वाला, तो पागल और दिवालिया न हो, तो वो कहीं से भी चुनाव लड़के जीत सकता है। अब थोड़ा सा राज्यसभा की मोटा मोटी बातें हो गई, बहुत डीप नहीं जाकर हम समझाए, लेकिन जो परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैंने बताने का कोशिश किया। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप भाषा के संबंध में भी कमेंट कर सकते हैं कि थोड़ा इजिली भाषा में लिखिए और इजिली भाषा में समझाइए। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो मुझे भोजपुरी भी आता है बोलना, हम 4 भाषाओं को बोल लेते हैं,
हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं और भोजपुरी भी बोलते हैं। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आता हो तो उसके डाउन नीचे भोजपुरी है तो भोजपुरी में भी बता देंगे। राज्यसभा की कुछ विशेष शक्ति दी गई है। आखिर वो कौन सी विशेष शक्तियां हैं? आप जानेंगे कि राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या है। तो आप उसको जानने के लिए अनुच्छेद 249 देखेंगे। अनुच्छेद 249 क्या कहता है? अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत, 2/3 सदस्य। तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत से यदि किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर संसद कानून बना सकता है। हम पिछले क्लासेस में पढ़ाए हैं, बहुत पीछे जाइएगा तो हमारा सारा क्लास देखे होंगे तो आप पढ़े होंगे कि संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई है। संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची बनाई गई है। संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार का अधिकार है, राज्य सूची जिसपे राज्य सरकार का अधिकार है, समवर्ती सूची दोनों का अधिकार है। तो अगर कोई विषय राज्य सूची का है तो उस पर किसका अधिकार हुआ? राज्य सरकार का। लेकिन अगर राज्यसभा, संविधान के अनुच्छेद 249 कहता है कि अगर राज्यसभा उस विषय को जो कि राज्यसभा राज्य सूची के अंतर्गत है, तो राज्य सूची के अंतर्गत है तो राज्य सरकार का ना अधिकार है। लेकिन अगर राज्यसभा उस विषय को भी राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से, तो उस पर संसद कानून बना देगी। बात समझ में आ रही है? राज्य सूची पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का। और राज्य सूची पर राज्य सरकार का अधिकार है और संसद किसका अंग है? केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार का तो अधिकार राज्य सूची पर है नहीं। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे राज्यसभा तो उस पर संसद कानून बना देगी। राज्यसभा के विषय पर संसद कानून बना देगी, जबकि राज्य सरकार उसको विधानमंडल को भी कानून बनाना चाहिए। राज्य सूची का विषय पर विधानमंडल कानून बनाती है। लेकिन अगर उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे राज्यसभा तो उस परिस्थिति में संसद कानून बना देगी और संसद का ये अंग है, संसद कानून बना देगी। तो ये एक विशेष अधिकार मिला है राज्यसभा को। और क्या विशेष अधिकार मिला है? कि संविधान के अनुच्छेद 312 पढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 312 कहता है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, यानी वही विशेष बहुमत हुआ, 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संघ तथा राज्य दोनों के लिए संसद नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित कर सकती है। अगर राज्यसभा चाहे, आपको अनुच्छेद 312 कहता है कि अगर राज्यसभा चाहे विशेष बहुमत से पारित कर दे तो राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी, पूरे देश के लिए अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। कौन? संसद, राज्यसभा चाहे। अब प्रश्न उठता है कि भारत में कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो आपको मालूम होगा कि भारत में कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर भी हम बता दे रहे हैं, भारत में 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवाएं। एक है IAS। IAS आप बनना चाहेंगे ना, IAS यूपीएससी निकालकर, तो IAS जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। दूसरा है IPS जिसे भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं। और तीसरा है IFS जिसे भारतीय वन सेवा करते हैं। IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS भारतीय पुलिस सेवा, IFS भारतीय वन सेवा। F से फॉरेस्ट हो जाएगा, वन सेवा। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो आप राज्यसभा समझे। अगर राज्यसभा में कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब देखिए, सभी लोग धान की रोपनी करा रहे हैं। हम भी अभी जस्ट खेत से बच्चों को पढ़ाए, उसके बाद जाकर ले करा कराए, जना यहाँ खड़े हैं, उन लोग को ले जाकर के धान रोपवाना है। इतने व्यस्तता के बाद मैंने सोचा कि कल तो बीच में टाइम नहीं मिला तो क्लास नहीं बना पाए, तो इतनी व्यस्तता के साथ हम क्लास दे रहे हैं ताकि हमसे जो जुड़े हैं उनका कल्याण हो। तो आप अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़े,
यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये काइंडली रिक्वेस्ट है। आप हमेशा हमारे साथ बने रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। धन्यवाद।